Good morning, dear students. Myself मुकेश कुमार, फिजिक्स फैकल्टी भिवानी पब्लिक स्कूल। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स पे रहेगा। और बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स के बारे में ही जानते हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक पार्ट है। मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज व्हेन दे आर एट रेस्ट और इन मोशन। यानी कि मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे पार्टिकल्स के बारे में कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। और मैकेनिक्स एक फाउंडेशन है जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मॉडर्न रिसर्च डेवलपमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट डिजाइन, इट्स ऑटोमेटिक कंट्रोल, इंजन परफॉर्मेंस एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। और मेनली अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स की भी बारे में बात करता हूँ तो यहाँ हम न्यूटन लॉज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स को हम दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स, सेकेंड इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दिस रिक्वायर्स द आइडिया फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। यानी कि स्टैटिक्स मैकेनिक्स का वो पार्ट है जहां हम ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में स्टडी करेंगे। और फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी आप यहाँ स्टडी कर सकते हो। फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल वेक्टर सम है ऑल द फोर्सेज का वो जीरो रहेगा। हमारे पास 12th क्लास में एक यूनिट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से। उस यूनिट में हम लोग वहाँ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। और चार्ज किस में स्टडी है? रेस्ट में। तो यानी कि फिजिक्स में जहाँ भी स्टैटिक्स वर्ड जुड़ा है तो वहाँ आप जो भी रिलेटेड पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, उसको रेस्ट में स्टडी करोगे। फिर बात आती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। डायनेमिक लिया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है पावर। और डायनेमिक को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट आता है काइनेमेटिक्स और सेकंड आता है काइनेटिक्स। अगर मैं काइनेमेटिक्स के बारे में बात करूं तो जैसा कि हम लोग 9th क्लास में स्टडी किया आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बारे में। लेकिन उस दौरान हम लोग ये स्टडी नहीं करते कि डिस्प्लेसमेंट किस कारण था, वेलोसिटी किस कारण है या एक्सेलरेशन किस कारण है। तो इसका मतलब वहाँ हम उस टाइम पे जो बेसिक था काइनेमेटिक्स का उसको स्टडी कर चुके थे। तो यानी कि डायनेमिक्स का वो पार्ट जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बारे में। और विदाउट अंडर कंसीडरिंग फोर्सेज, आप वहाँ पर फोर्सेज के बारे में बात नहीं करते। कॉज ऑफ मोशन है जो कि जिसके कारण मोशन आती है। तो मैकेनिक्स के उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं काइनेमेटिक्स। और अपनी इस यूनिट में तो हमारा 11th क्लास में जो सिलेबस है काइनेमेटिक्स है, तो वहाँ हम काइनेमेटिक्स को ही स्टडी करेंगे सेकेंड यूनिट में। फिर बात आती है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स डील करते हैं विद द रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ बॉडीज एंड फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। तो यानी कि यहाँ आप मोशन के साथ साथ मोशन के जो कारण है यानी कि फोर्स, उनको भी स्टडी करोगे। तो काइनेटिक्स में हम ये चीजें स्टडी करते हैं। देखो अब तक जो मैंने इस स्लाइड पे बताया आप लोगों को वो बताया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मोशन या रेस्ट के साथ डील करेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, बॉडी है। फिर मैकेनिक्स को मेनली दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स और फिर आता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स रेस्ट के साथ डील करता है और डायनेमिक्स मोशन के साथ डील करेगा। डायनेमिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। काइनेमेटिक्स आप यहाँ मोशन स्टडी करोगे विदाउट एनी कॉज।
और काइनेटिक्स यहाँ मोशन स्टडी करेंगे विद कॉज। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड्स पे कुछ वेरियस फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं जो कि काइनेटिक्स से रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो बेसिक ऑफ काइनेटिक्स से संबंधित ही रहेगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास, व्हाट इज पार्टिकल। अगर मैं पार्टिकल की बात करता हूं या एक पॉइंट की बात करता हूं, तो पॉइंट का मतलब, पार्टिकल का मतलब है क्या? A particle is ideally just a piece or quantity of matter having practically no linear dimension. अब no linear dimension ऐसा आपको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक सिंपल छोटा सा डॉट भी अगर बनाता हूं तो भी वहां क्या होगा कि उसका कोई ना कोई डायमेंशन जरूर है, बट ओनली ए पोजीशन। तो उस पॉइंट का, उस पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ हम क्या कंसीडर करें? पोजीशन कंसीडर करें। तो अगर हम बात करें ऐसी कंडीशन में हम किसको कहें एक पॉइंट या एक पार्टिकल जिसका कोई लीनियर डायमेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम थ्योरेटिकली एक कंसेप्ट डाल लेते हैं और थ्योरेटिकली उस कंसेप्ट को कैसे स्टडी करेंगे ये आपको यहाँ समझना है। एक पार्टिकल का मतलब यहाँ क्या है? मैं कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये सन है, सन के चारों तरफ कोई भी प्लेनेट है, जैसे हमारी अर्थ है, वो रिवॉल्व करते हैं। और इस रेवोल्यूशन में अगर हम देखें तो यहां ये पर्टिकुलर प्लेनेट बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। किसके कंपैरिजन में? अपने साइज के कंपैरिजन में। तो जब भी कोई बॉडी अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर करे तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसका साइज नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में उस बॉडी को हम एक पार्टिकल या एक पॉइंट मास बॉडी बोल देंगे। तो इस तरीके से हमें एक पॉइंट मास का कंसेप्ट, एक पार्टिकल का कंसेप्ट समझना है। यानी कि जब क्या किया जाएगा, इफ द साइज ऑफ बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। नाउ इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस द साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल। इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, द बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास बॉडी और ए पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू बॉडी और पॉइंट मास बॉडी, टाइप्स ऑफ मोशन आपको यहां स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? जैसे मान लीजिए हम कोई बॉडी कंसीडर करें और बॉडी अपने सभी पार्टिकल्स के साथ अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, तो ऐसी कंडीशन में उस बॉडी का जो मोशन है वो एक ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मोशन। रेक्टेंगुलर मोशन में हम लोग यहाँ बॉडी की बजाय बोल सकते हैं, यहाँ मैंने बॉडी लिखा है लेकिन मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ एक पॉइंट मास बॉडी। जब एक पॉइंट मास बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है तो ऐसी कंडीशन में उस पॉइंट मास बॉडी का स्ट्रेट लाइन जो मोशन है वो एक रेक्टेंगुलर मोशन है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे तो इलेक्ट्रॉन का उस टाइम पे जो मोशन है वो एक रेक्टेंगुलर मोशन है। अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर एक कर्व पाथ में मूव करे तो उस टाइम पे उसका मोशन कैसा होगा? कर्व लीनियर मोशन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था ट्रांसलेटरी मोशन। हमें बस इतना ध्यान रखना है, ट्रांसलेटरी मोशन में एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है। रेक्टेंगुलर मोशन में या कर्व लीनियर मोशन में एक पॉइंट मास बॉडी का कंसेप्ट आएगा। एक पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में है या कर्व्ड पाथ में है। नेक्स्ट आपके पास सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन जैसा कि नाम से यहाँ पर है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो सर्कुलर पाथ में जो उसका मोशन है वो कैसा होगा? एक सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। यानी कि जब भी कोई पॉइंट मास बॉडी या बॉडी मतलब एक पार्टिकल, एक बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव करे तो ऐसी कंडीशन में
उस बॉडी का मोशन, उस पार्टिकल का मोशन एक सर्कुलर मोशन रहेगा। अब इसको भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक रेवोल्यूशन में और एक रोटेटरी मोशन में। जैसे कि आपको पिछले एग्जांपल में बताया गया है, अगर मैं इस ऑर्बिट को एक इलेप्टिकल ऑर्बिट की बजाय एक सर्कुलर ऑर्बिट मान लेता हूं, तो उस टाइम पे वो प्लेनेट क्या था, एक पार्टिकल था, और जब एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी मोशन रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाएगी। जैसे हम बात करें, मून हमारी अर्थ के चारों तरफ, मून हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस टाइम पे जो उसका मोशन है वो एक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। यानी कि यहाँ भी मैं बॉडी की बजाय बोल सकता हूँ, जब एक पॉइंट बॉडी या एक पॉइंट मास बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करे तो ऐसी कंडीशन में उस बॉडी का मोशन जो है वो रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। रोटेटरी मोशन में आप क्या कह दोगे, यहाँ जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, फॉर एग्जांपल मून जब अपने एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करता है, तो ऐसी कंडीशन में मून का जो मोशन है एक रोटेटरी मोशन है। फिर बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन, जैसा कि यहाँ है टू एंड फ्रो मोशन। इन केस ऑफ पेंडुलम द मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन बिकॉज द bob of the pendulum is in to and fro motion about a fixed point called as mean position. Now in this situation, in this condition, the motion of the pendulum bob is oscillatory motion. तो आप पढ़ोगे वाइब्रेटरी मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लार्ज हो सकता है और यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल हो सकता है। तो यानी कि इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आएगा वो एक स्मॉल ऑसिलेशन आएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जब स्मॉल हो जाए तो स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के केस में बॉडी का जो मोशन है वो एक वाइब्रेटरी मोशन है, एंड दिस इज also a to and fro motion but with small amplitudes. All musical instruments show vibratory motion. During this motion a change in shape and size take place. Next, periodic motion. Rotation of moon or any planet about its axis or revolution of any planet around the sun is a periodic motion because here this planet repeat its position after a regular interval of time. So now this motion is the periodic motion. When the same motion repeats itself after equal interval of time, we call periodic motion. Random motion, अगर मैं एक बात करता हूँ किसके बारे में, एक रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, मान लीजिए एक रूम है, सर्कुलर रूम मान लिया मैंने, और यहाँ डस्ट पार्टिकल्स है नंबर ऑफ, तो कोई डस्ट पार्टिकल इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाता है, कोई इस तरफ आता है, कोई ऊपर जाता है, कोई ऐसे जाता है। तो आप देख सकते हो ऐसी कंडीशन में जो उनका ऑर्डर है वो एक इरेगुलर ऑर्डर होगा मोशन का, और ऐसी मोशन जहाँ इरेगुलर ऑर्डर हो मोशन का वो एक रैंडम मोशन के नाम से जानी जाएगी। तो मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स एक्शन हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। देखो एक सिंपल सी ही बात है, मैं इसको पिछली स्लाइड से ही समझा देता हूँ स्लाइड के बारे में। जैसे मून का रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन प्लस रोटेशन, तो यानी कि एक ही टाइम पे मून के पास दो मोशन है, ठीक है। तो यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा और एक ही टाइम पे उसके पास एक से ज्यादा मोशन हो सकती हैं। It may be in translation plus oscillation, it may be in rotation plus translation। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में देखोगे तो वो एक से ज्यादा मोशन को रख सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट के पास एक ही मोशन हो। यही आपको यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, रेस्ट एंड मोशन के नाम से। और रेस्ट एंड मोशन के बारे में मुझे यहाँ स्टडी करना है। तो
तो जैसे कि आप सिंपली देखोगे व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, मुझे यहाँ स्टडी करना है इसके बारे में। तो रेस्ट बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ते आए हम लोग, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, और मोशन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन क्या कोई ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में होता है? तो हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास इस बात के हजारों एग्जाम्पल हैं कि हमें हमारी अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट किस में दिखाई दे, रेस्ट में दिखाई दे। लेकिन अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे प्लेनेट से अगर देखता तो वही ऑब्जेक्ट हमें किस में नजर आता? मोशन में नजर आता। तो इसका मतलब जो एक टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट बॉडी किसी के लिए अगर रेस्ट में है तो वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए किस में था? मोशन में था। पर्टिकुलर कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पहली बात तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पर कि दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब कि हम डेफिनेटली ये कह सकें कि कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी सर्टेनली यानी कि 100% किस में है? रेस्ट में है। ये कहना गलत होगा कि अगर मैं कह देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो 100% किस में है? रेस्ट में है। ऐसा होता नहीं कभी भी, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को कि कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए अगर रेस्ट में है तो किसी के लिए वो किस में हो सकता है? मोशन में हो सकता है। तो ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है इस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें समझ में आ जाता है तो हमें रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कब किस ऑब्जेक्ट को किस कंडीशन में रेस्ट में बोलेंगे और किस टाइम पर किस कंडीशन में उसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। हम क्या करते हैं कि 3D अरेंजमेंट लेते हैं। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब जब आप 3 लाइन कंसीडर करते हो, तीनों लाइन एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और एक ही पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम 3D अरेंजमेंट के नाम से जानेंगे। मान लीजिए 3D अरेंजमेंट मेरे पास XYZ है, लेते हम यही है XYZ, और O को मैंने क्या मान लिया? ओरिजिन पॉइंट मान लिया है। और इस ओरिजिन पॉइंट पे मैं कोई ऑब्जर्वर कंसीडर कर लेता हूं। तो वो ऑब्जर्वर क्या करता है? इस 3D अरेंजमेंट में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायनेमिकल बिहेवियर को नोट करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 3D अरेंजमेंट है, इस 3D अरेंजमेंट को हम लोग नाम देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ऐसा 3D अरेंजमेंट जिसमें कोई ऑब्जर्वर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की टाइम के अनुसार पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, मोमेंटम इनके बारे में नोट करें। तो ऐसा जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है उसी को हम लोग नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। It is a system to which a set of coordinates are attached and with reference to which observer describe any event। और इसके अनुसार ही वो ऑब्जर्वर बता पाएगा कि उस पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का इस टाइम पर पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट यहाँ इतना है। अगर मैं ये चीज फिक्स ना करके चलूं, 3D अरेंजमेंट को फिक्स नहीं करूं, तो मैं कभी भी उस मूविंग ऑब्जेक्ट के डायनेमिकल बिहेवियर को नोट नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेना भी जरूरी है। इसी को हम लोग नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अगली स्लाइड पर बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व्स दैट द ट्री ऑन ए प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट। एक पैसेंजर नोट करता है प्लेटफॉर्म पे जो वो स्टैंडिंग अवस्था में है, तो उसके आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्री हैं, वो रेस्ट में है।
सेम पैसेंजर है लेकिन अब वो किस में है, एक मूविंग ट्रेन के अंदर है। अब वो क्या देख रहे हो, वही ट्रीज जो पहले उसको रेस्ट में नजर आ रहे थे अब वो किस में है, मोशन में है। अगली लाइन क्या है कि दोनों कंडीशन में ऑब्जर्वर क्या है, राइट है। एक बार वो क्या कह रहा है, ट्री रेस्ट में है, दूसरी बार वो क्या कह रहा है, ट्री मोशन में है। तो दोनों ही कंडीशन में हम कह रहे हैं कि वो ऑब्जर्वर ठीक था, उसने कोई गलती नहीं की। अब क्यों ठीक है वो ऑब्जर्वर दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि जब उसने देखा प्लेटफॉर्म के अनुसार जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में था तो उस टाइम पे उसको वो पेड़ किस में नजर आए, रेस्ट में नजर आए, क्योंकि उस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म था उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस था और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में था, रेस्ट में था। लेकिन जब उसको वो ट्रीज किस में नजर आए, मोशन में नजर आए, तो उस टाइम पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन है जो किस में है, मोशन में है। यहां प्लेटफॉर्म किस में था, रेस्ट में था। तो यानी कि दोनों ही कंडीशंस में उसने जो बदला वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदला। पहले वाली कंडीशन में क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में है, रेस्ट में है, जो एक प्लेटफॉर्म वहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा जो किस में था, रेस्ट में। दूसरी कंडीशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया उसने, ट्रेन को लिया, और ट्रेन किस में थी, मोशन में थी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां दोनों कंडीशन में ऑब्जर्वर क्या था, राइट था। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से ऑब्जेक्ट का रेस्ट है तो मोशन में हो सकता है, मोशन से वो रेस्ट में आ सकता है। तो इसका मतलब इसलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट होता नहीं कभी भी, और फिर हम ये बोल सकते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं। दीज आर द रिलेटिव टर्म्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे आपको बताया गया टाइप्स ऑफ मोशन और ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि अभी मैंने बताया था 3D सिस्टम, जब आप क्या करते हो, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हो जिनको हम XYZ बोलते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी और एक पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं 3D अरेंजमेंट। और इस 3D अरेंजमेंट में आप देखोगे कि वहां जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो कैसे है। जैसे मान लो मैं 3 डायमेंशनल सिस्टम ही कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने लिया 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उस 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x लिया मैंने, y लिया और z लिया। मैं क्या देख रहा हूं कि यहां एक ऑब्जेक्ट था, पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट था मान लीजिए, और जैसे कि मैं यहां इसको क्या मान सकता हूं, एक ओरिजिन पॉइंट मान सकता हूं। फिर मैं क्या देखता हूं, कुछ समय के बाद वो ऑब्जेक्ट आ गया इधर, फिर कुछ समय के बाद वो ऑब्जेक्ट आ जाता है इधर। अगर मैं यहां देखता हूं ध्यान से तो क्या नजर आएगा मुझे कि यहां पहले उसका पोजीशन ये था एक्स एक्सिस में, फिर उसने ये पोजीशन लिया एक्स एक्सिस में, और फिर उसने ये पोजीशन लिया एक्स एक्सिस में। अब इस कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें, ना तो उसने वाई एक्सिस के अनुसार और ना ही जेड एक्सिस के अनुसार अपना कोई पोजीशन चेंज किया। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज किया है, एक ही कोऑर्डिनेट के अनुसार अपना पोजीशन बदला है। तो ऐसी मोशन को हम लोग नाम देंगे उस टाइम पर 1 डायमेंशनल मोशन। अगर मैं 3D सिस्टम ही कंसीडर कर लेता हूं फिर से, जैसे मान लीजिए मैंने XYZ ले लिया, और XYZ सिस्टम में अगर हम देखें, ये मैंने ओरिजिन पॉइंट लिया, पहले कोई ऑब्जेक्ट यहां था, फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहां देखा, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर मैं अब यहां पोजीशंस के बारे में देखता हूं तो एक्स एक्सिस में उसका ये पोजीशन है, वाई एक्सिस में उसका ये पोजीशन है, फिर एक्स एक्सिस में उसका ये पोजीशन था, वाई एक्सिस में ये पोजीशन है। अब आप देख रहे हो पहले वाले केस में सिर्फ एक ही एक्सिस के अनुसार उसने अपना पोजीशन चेंज किया,
अब उसने क्या किया, x में ये पोजीशन था, y में ये था, फिर x में ये था, y के अंदर ये पोजीशन था। तो अब उसने दो एक्सिस के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो ऐसी कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है। ये टू डायमेंशनल मोशन होगी यहाँ पर, और ये हो जाएगी वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज करे तो ऐसी कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का मोशन कहलाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई है, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बेसिक है, आप लोग पहले पढ़ चुके हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इनको और इजी तरीके से समझाने की। तो मैं जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसा कोई पाथ है और इस पाथ में मैं देख रहा हूं यहाँ आप A से B जाते हो, B से C जाते हो, C से D जाते हो, वापस लौटकर A पे चले गए। तो ऐसी कंडीशन में टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता तो मेरे पास होता AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। ये अपने पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पाथ लेंथ यानी कि टोटल पाथ लेंथ के बारे में बात की, टोटल पाथ लेंथ के बारे में बात की। और जब टोटल पाथ लेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ इसका मतलब एक ही क्वांटिटी के बारे में बात की है, वो है मैग्नीट्यूड। और व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मैंने फोर्स को लिखा है 100 न्यूटन, तो 100 इज मल्टीप्लाइड विद न्यूटन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हियर। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ किसी क्वांटिटी के ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ऐसी कंडीशन में उस क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं स्केलर। तो इसका मतलब मैंने डिस्टेंस के टाइम पे किसकी बात की, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, टोटल पाथ लेंथ की बात की। जब मैं टोटल पाथ लेंथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहूँगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि आप लोग वेक्टर वाले चैप्टर में आप सीखोगे स्केलर्स के बारे में, वेक्टर के बारे में। फिलहाल बस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्केलर और वेक्टर का। अब मैं अगली डेफिनेशन पे आता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहते हैं हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और बाद में क्या लिखा है मैंने, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। फिर से अगर मैं बात करूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बारे में बता रही है, मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में। लेकिन इनिशियल से फाइनल पोजीशन किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में। तो यहां क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है, एक स्पेशल डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन होगा अपने पास यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेक्टर नाम देते हैं। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूं और साथ में मैंने मैग्नीट्यूड की बात कर ली, बट एट द टाइम ऑफ डिस्टेंस हम सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पाथ लेंथ की बात कर रहे थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने बात की वहां पर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से समझे हम लोग। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारे पास एक मूविंग पार्टिकल है। मान लीजिए वो इस O पॉइंट से मूव करना शुरू करता है और इस O पॉइंट पे मैंने टाइम मान लिया 0 सेकेंड।
फिर मैं देखता हूँ कुछ समय के बाद, मतलब कि t1 टाइम के बाद वही पार्टिकल कौन से पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है। फिर उसके बाद मैंने कुछ समय के बाद देखा वही पार्टिकल मान लीजिए कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है। तो अब मैं क्या देखूंगा कि यहाँ इनका पोजीशंस देखता हूँ। ओ से ए तक मैंने पोजीशन मान लिया, x1 पोजीशन, और एक मैं डायरेक्शन भी दे रहा हूँ यहाँ ओ से ए तक। और वेक्टर का सिंबल हम ऐसे बनाएंगे हमेशा, किसी भी इंग्लिश लेटर पे आप एक एरो हेडेड लाइन डाल दोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो एक वेक्टर का सिंबल होता है। फिर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ मैंने देखा कि O से B तक भी हमारे पास एक पोजीशन है, और इसको मान लिया मैंने x2 वेक्टर। अगर मैं एक पोजीशन की बात करूं, मेरे पास यहाँ जो पोजीशन है ए बी, ये मेरे पास एक अननोन पोजीशन मान लिया मैंने। अब मुझे अगर इस अननोन पोजीशन को निकालना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो वो मुझे यहाँ देखना है। तो मैं क्या देखता हूं कि टोटल जो मेरे पास OB है या OB वेक्टर है, वो दो चीज से मिलकर बना है, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। और यहां से AB वेक्टर किसके बराबर आएगा, AB वेक्टर आएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और OB वेक्टर किसके बराबर है, x2 वेक्टर के बराबर, और OA वेक्टर किसके बराबर है, x1 वेक्टर के बराबर। तो डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, difference of two position vectors is known as displacement vector, and also this is a shortest path length। तो इसका मतलब ये जो अननोन AB था हमारे पास, वो किसके बराबर हुआ, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाता है। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट मे बी वी कैन से दैट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। फाइनल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस हम बनाते हैं किसके साथ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर के साथ। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्यों है, क्योंकि आपके पास यहाँ एक डायरेक्शन है इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना, और मैंने इसका मैथमेटिकल रिजल्ट क्या निकाल लिया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है। अब इसी के आधार पर हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब अपने पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर इक्वल होंगे। आपके पास बहुत से एग्जांपल होते हैं इससे संबंधित, जैसे मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, और इस सर्कुलर पाथ में मैं कहता हूं कि जब मैं कंप्लीट एक रेवोल्यूशन को पूरा करता हूं, तो मेरे पास फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन उस टाइम पर इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वहां डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस के टाइम पे हमें सिर्फ क्या देखना है, एक्चुअल पाथ लेंथ देखना है, हमें देखना ही नहीं है डायरेक्शन को। तो आपको पता है अब इस सर्कुलर टाइम पे हमारे पास डिस्टेंस कितना आएगा, 2πr आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां देखोगे अगर xf ग्रेटर है xi से, मतलब ये वाली सिचुएशन ले लेता हूं मैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं कहता हूं कि इनिशियली आपके पास वो मूविंग ऑब्जेक्ट था O से A पॉइंट पे, और बाद में उस मूविंग ऑब्जेक्ट को मैंने देखा यहाँ इस B पॉइंट पे, तो आपके पास ये x2 है उस टाइम पर, और ये x1 है उस टाइम पर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ x2 यानी कि xf कम है किससे, xi से, यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर किससे कम है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो।
अब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें वहां क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा। आप वहां वेक्टर सम करके चलोगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स या जो भी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम करते हो तो ये आपके पास आ जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ और थोड़ा सा अभी और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और बेसिक पॉइंट्स हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, यानी कि वही जो डेफिनेशन में है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। अब आप देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था, लेकिन डिस्टेंस क्या था, 2πr। तो यानी कि इस केस में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैं पर्टिकुलर यहां की बात करता कि वो पार्टिकल O से A तक ही गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी इक्वल हो जाता। तो इसलिए ये लाइन डाली गई है यहां कि डिस्टेंस may be greater or may be equal to displacement. Next, for a moving particle, distance can never be negative or zero when displacement can be. फिर से पिछले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था, डिस्टेंस 2πr था। अगर मैं ये वाला केस लेता, यहाँ इनिशियल पोजीशन ज़्यादा थी फाइनल पोजीशन से, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था लेकिन डिस्टेंस यहाँ भी पॉजिटिव था, क्योंकि डिस्टेंस के टाइम पे आप क्या देखते हैं, डिस्टेंस O से A प्लस OB कर देता है, या मैं वापस लौट के अगर पार्टिकल आता है तो मैं AB को कर देता वहाँ पर, तो ये मेरे पास क्या हो जाती है, टोटल डिस्टेंस हो जाती है। तो यानी कि मैं दोनों ही कंडीशंस में देख रहा हूँ कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज ए सिंगल वैल्यू while distance depend on actual path and so can have many values। देखो अब इसको थोड़ा सा इस बात से समझना। जैसे मान लो मेरे पास एक पार्टिकल था A पॉइंट पे, कुछ समय बाद देखा मैंने उसको B पॉइंट पे। अब A से B तक जाने के उसके पास कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वो सीधा जाए A से B। दूसरा तरीका क्या है कि वो ऐसे गया। तीसरा तरीका क्या है कि वो कुछ स्टेप्स के जरिए जाता है, ऐसे गया। और भी तरीका हो सकता है। अगर आपसे कोई यहां पूछता कि यहां डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या आती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे कैसे था, बिल्कुल सीधा चलना था, बिल्कुल सीधा जाऊंगा मैं। ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो गया। मैं इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहूँगा, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहूँगा। मैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन जब सीधा जाता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट जाता हूँ, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ यहाँ, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करता। अब ये क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगा, और इसको भी डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। तो आप खुद समझ सकते हो इस एग्जांपल से कि डिस्प्लेसमेंट दो पोजीशन के बीच में हमेशा सिंगल वैल्यू है, दो पोजीशन के बीच में हमेशा सिंगल वैल्यू, लेकिन डिस्टेंस की क्या हो सकती है, मैन्यू वैल्यू हो सकती है। फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन। फिर से पिछले एग्जांपल पे चलते हैं। आप देखते हो अगर ऐसे वो 2 चक्कर पूरे करता है तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता। 3 चक्कर पूरे करता है ऐसे, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। लेकिन डिस्टेंस आप देखोगे, पहले वाले केस में 2πr,
फिर अगले केस में 2 इंटू में 2 पाई आर, फिर उससे अगले केस में 3 इंटू 2 पाई आर, फिर उससे अगले केस में 4 इंटू 2 पाई आर। जितने वो रोटेशन, जितने रेवोल्यूशन को पूरे करेगा उतना उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यानी कि जितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मतलब हम श्योरली ऐसा नहीं कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होगा। इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अगर मैं कह दूं कि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा चल रहा है तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, बढ़ेगा। अगर वो सीधा जा रहा है, सीधा जाने के बाद वापस लौटता है तो डिस्प्लेसमेंट हियर गेट्स चेंज, मे डिक्रीज। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। टाइम जैसे जैसे किसी मोशन को लगेगा, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगेगा अपने मोशन के लिए, उसके अनुसार वहां उसका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। कोई जरूरी नहीं है कि जो डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, जैसा यहाँ इक्वल नहीं भाई। तो कंडीशन है इसकी भी, इसका मतलब। और वो कंडीशन क्या है, जब तक वो मोशन स्ट्रेट लाइन ना हो। अगर मैं कहता कि वो पार्टिकल बिल्कुल सीधा गया था तो सीधे जाने वाली कंडीशन में क्या था कि वहां डिस्टेंस इक्वल था किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अदरवाइज डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ये आप वेक्टर वाले चैप्टर में सीखोगे कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे है, फिर वो बी पॉइंट पे है, ओ से ए तक उसका पोजीशन वेक्टर मान लो आर ए है, ओ से बी तक उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आर बी है। तो वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एज इट गो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। But here same concept is displacement vector is difference of two position vectors. It may be RB minus RA vector and it may be RA vector minus RB vector. Next आ जाता है speed। तो speed लिखा गया है rate of distance covered with time। मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ हमारे पास जो speed का सिंबल v लिखेंगे और ये लिखा जाएगा डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए किससे, टाइम से। जब मैं डिस्टेंस को डिवाइड करता हूं टाइम से तो ये मेरे पास स्पीड आ जाता है। जैसा आप लोगों को बताया जा चुका है डिस्टेंस एक स्केलर है हमारे पास, क्योंकि यहां मैंने सिर्फ किसकी बात की थी, मैग्नीट्यूड की बात की थी। तो इसका मतलब स्पीड भी अपने पास क्या होगी, एक स्केलर होगी। ठीक है, बातें कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। तो चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पहले। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। और जैसे मान लीजिए मैं टाइम इंटरवल डिसाइड कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने टाइम इंटरवल ले लिए, यहां पर नीचे टाइम है सेकंड में, ऐसे इधर ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है। आप देखोगे बार बार टाइम इंटरवल कितना आएगा, इधर 1 आएगा। मान लो मैं पहले टाइम इंटरवल में पोजीशन मानता हूँ 0 पे मान लिया मैंने, फिर 5 लिया मैंने पोजीशन, फिर 10 लिया और फिर मैंने पोजीशन एक्स से लिख दिया यहाँ पर, पोजीशन 15 लिया और फिर मेरे पास मान लीजिए पोजीशन में 20 लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस की बात करता हूँ, पहले टाइम इंटरवल में मैंने डिस्टेंस कवर की कितनी, 5, अगले टाइम इंटरवल में 5, अगले टाइम इंटरवल में 5, अगले टाइम इंटरवल में 5। डिस्टेंस को भी डिवाइड करोगे टाइम से तो वो बन जाएगी स्पीड।
तो अगर मेरे पास कोई ऐसा कुछ रिजल्ट होता है तो ऐसे टाइम पे मैं बोलता हूँ कि हर बार हर टाइम इंटरवल में जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, कांस्टेंट बनेगी। और यहाँ मीटर पर सेकंड स्पीड की क्या बन जाएगी, ऐसा यूनिट बन जाएगी, जैसा कि आप यूनिट एंड डायमेंशन वाले केस में पढ़ चुके हो यूनिट के बारे में। तो क्या देखा हम लोगों ने, जब भी कोई बॉडी है, पार्टिकल है, वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उसका स्पीड उस टाइम पे कांस्टेंट होता है। अब बात कर ले नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में या वेरिएबल स्पीड के बारे में बात कर ले, तो फिर से मैं एक टेबल बना के एग्जांपल ले लेता हूं। एक्स पोजीशन टी टाइम है हमारे पास। जैसे मान लीजिए वही टाइम इंटरवल मैंने 0 1 2 3 सॉरी टाइम मैंने 0 1 2 3 4 सेकंड ऐसे लिख लिया। टाइम इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड और 1 सेकंड। आप देख रहे हो टाइम इंटरवल कैसा है, यहाँ इक्वल है। लेकिन मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस मान लीजिए पहले 0 थी, फिर मान लीजिए 7 आई, फिर 9 आई, फिर मान लीजिए 20 है और मान लीजिए फिर 40 है। या पोजीशन की बात कर ले तो आप, तो पहले केस में 7 है, यहाँ पर पोजीशन इंटरवल जो है आपके पास, फिर 2 आ जाता है, फिर आप देखोगे यहाँ पर 11 है और फिर देखते हो 20 है। आप देखो पहले केस में स्पीड मेरे पास डिस्टेंस 7 को डिवाइड किया 1 से 7 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब स्पीड यहाँ पर चेंज हो रही है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, ये चीज ऊपर वाली क्या है, यहाँ पर अनइक्वल है, लेकिन नीचे क्या है आपके पास, ये टाइम इंटरवल कैसा है यहाँ पर, वो इक्वल लिया हम लोगों ने। यहाँ ये टाइम इंटरवल हमारे पास कैसा है, इक्वल है। तो जब आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस कवर की जाए इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड है, या इसका उल्टा हो जाए, मतलब डिस्टेंस इक्वल आ जाए। मान लो बार बार कितना आता है, 7 7 7 आता है, और टाइम इंटरवल कितना होता है, मान लीजिए 1 5 9 और मान लीजिए कुछ और सेकंड होता। तो अगर ये चीज इक्वल होता, ये अनइक्वल होता, तो भी हमारे पास स्पीड कैसी होती, वेरिएबल स्पीड होती, मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती। तो कुल मिलाकर डेफिनेशन में आपको ये समझना है, दोनों में से एक चीज को हमें अनइक्वल रखना है। अगर मैंने अनइक्वल डिस्टेंस रखा है तो इक्वल टाइम इंटरवल होगा, या फिर मैं इक्वल डिस्टेंस रख रहा हूं तो अनइक्वल टाइम इंटरवल होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ हम दोनों को मतलब अनइक्वल क्यों नहीं लेते हैं। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैं डिस्टेंस को भी अनइक्वल करता हूँ और टाइम इंटरवल को भी अनइक्वल करता हूँ, तो मे बी ऐसे चांसेस बने, ऐसी प्रोबेबिलिटी बने कि स्पीड कैसे आ जाए, यूनिफॉर्म आ जाए। तो फिर वो किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, वो कहलाएगा उस टाइम पे यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन में यही लिखते हैं, अगर अनइक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल टाइम इंटरवल है, अगर इक्वल डिस्टेंस है तो अनइक्वल टाइम इंटरवल है। यानी कि दोनों में से एक चीज को अनइक्वल लेकर चलेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट है हमारे पास। अब इस नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट में हम लोग कैसे मतलब कि एक कांस्टेंट रिजल्ट को ढूंढें। चलो मैं इससे संबंधित कोई एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे क्रिकेट मैच है, मान लीजिए 50 ओवर का क्रिकेट मैच है, किसी टीम ने रन बनाए हैं और पहले ओवर में मान लीजिए 10 रन बनाए, फिर सेकंड ओवर में मान लीजिए वो 3 रन बनाती है, ऐसे करके वो अलग अलग ओवर में आपको पता है कि वो अलग अलग रन बनाएंगे। और उसने टारगेट सेट कर दिया है, मान लीजिए उसने 300 का टारगेट सेट कर दिया है। अब ऐसे तो नहीं है कि जो दूसरी टीम बाद में प्ले करेगी तो वो जैसा उस टीम ने रन बनाए थे कि पहले ओवर में 10 ही रन बनाने हैं, दूसरे ओवर में 3 ही रन बनाने हैं, तो उनको जो टारगेट मिल चुका है 300 का, वो चाहे वो 20 ओवर में अचीव करे, चाहे वो 50 ओवर में अचीव करे, वो उनको अचीव करना है। तो वो उनके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। और वो प्लानिंग क्या होगी कि वो 300 को 50 से डिवाइड करेंगे और उनके पास यहाँ से 6 रन पर ओवर
के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब कि ऐसी कंडीशन में उनको 6 रन हर ओवर में बनाने हैं। तो ये क्या था उनका 300 का एवरेज था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट से एक कांस्टेंट रिजल्ट को डेराइव करने के लिए इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, एवरेज स्पीड की तरफ चलते हैं। इसीलिए हमारे लिए वहां पर एवरेज जरूरी हो जाता है निकालना। तो मैं एवरेज स्पीड के बारे में बात करता हूँ। एवरेज स्पीड की जैसे डेफिनेशन लिखी गई है, ये वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसा कि मैंने बताया कि हमें जरूरत कब है एवरेज की, तो एवरेज की जरूरत पड़ती है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पे, नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट के टाइम पे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास टाइम एवरेज स्पीड। अब टाइम एवरेज स्पीड में हमारे पास होगा क्या, यहां क्या है कि व्हेन पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड मान लो पहले टाइम पे टाइम t1 पे v1 थी, टाइम t2 पे v2 थी, टाइम t3 पे v3 थी, ऐसे आप n टाइम्स तक जा सकते हो। तो मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम इलैप्स्ड, टोटल टाइम टेकन भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो मान लो डिस्टेंस d1 d2 प्लस d3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, डिस्टेंस को लिख दिया टाइम और वेलोसिटी की टर्म में, आपको पता है सॉरी स्पीड की टर्म में। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू में टाइम। तो d1 की वैल्यू आ गई v1 t1, d2 की वैल्यू v2 t2 और v3 t3 d3 की वैल्यू ऐसे n टाइम्स तक आप लिखोगे। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया, एवरेज स्पीड का बन गया। इस फॉर्मूले को और मुझे आसान बनाना है और इजी करना है। तो जो मैं मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है, उसको कंसीडर करके चलता हूँ। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हाफ टाइम वो चलता है मान लीजिए v1 स्पीड से, और बचा हुआ हाफ टाइम में वो चलता है मान लीजिए कितनी स्पीड से, v2 स्पीड से। तो उस टाइम पे एवरेज क्या होगा। अगर इसमें आप यहाँ कंडीशन ध्यान से देखोगे तो हाफ टाइम मान लिया मैंने t1 टाइम, बचा हुआ हाफ टाइम मान लिया मैंने t2 टाइम, लेकिन दोनों यहाँ पर क्या है, इक्वल है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, जहां अनइक्वल डिस्टेंस थी इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब पहली केस में, पहली कंडीशन में मैंने अनइक्वल डिस्टेंस ली है और इक्वल टाइम इंटरवल लिया है। तो जिस भी चीज को अनइक्वल लिया है उसको आप स्पीड की सेंस में लिख दोगे। यही कारण था हमारे पास इसको कंसीडर करना। तो देखिए अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा एवरेज स्पीड के लिए। आप v1 इंटू टी लिख दोगे, क्योंकि t1 t2 मैंने t के बराबर लिखा। v2 इंटू में t लिख दोगे, डिवाइड में मान लीजिए 2 टाइम तक ही जाता हूं मैं, और t प्लस t करोगे तो 2t आ जाएगा। अब t कॉमन है, t से t कैंसिल हो जाएगा, अपने पास एवरेज स्पीड आ जाता है v1 प्लस v2 डिवाइड में 2, और ये आ गया अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड, जिसको आप टाइम एवरेज स्पीड के नाम से भी जानोगे। तो कंडीशन क्या ली मैंने यहाँ पर, ये वाली कंडीशन कि टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है, और डिस्टेंस कैसी है वहां पर, अनइक्वल है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला भी यही है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड के नाम से है। यहां भी आप क्या करते हो कि कोई पार्टिकल है, डिस्क्राइब करता है डिफरेंट डिस्टेंसेस। मान लो डिस्टेंस d1 d2 d3, टाइम t1 t2 t3 में विद स्पीड्स v1 v2 v3 ऐसे। तो आपको पता है यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा ये। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ मैंने अब दूसरी जो केस था उसको यूज कर लिया। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टाइम को अब अनइक्वल लूंगा और डिस्टेंस को मैंने इक्वल कंसीडर कर लिया है। तो टाइम को अनइक्वल लिया है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर वो फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस का है वो v1 स्पीड से चले और सेकंड हाफ जो चले वो v2 स्पीड से चले, तो उस टाइम पे एवरेज कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ आपको जो बताया गया है, समझाया गया है, वो क्या बताया गया है
कि डिस्टेंस इक्वल है, d1 d2 किसके को ले लिया मैंने, d के इक्वल, और t1 नॉट इक्वल टू टाइम t2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, जो चीज अनइक्वल है उसको स्पीड की टर्म में लिखेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए स्पीड से। तो t1 की वैल्यू t बाई v1 टाइम t2 की वैल्यू d बाई v2। मुझे कहाँ रखना है, उस फॉर्मूले में रखना है। तो अपने पास यहाँ से एवरेज स्पीड का जो रिजल्ट बनेगा, ऊपर d1 प्लस d2 दो टाइम तक ले लेता हूँ मैं, 2d हो जाएगा। नीचे लिखोगे आप t1 की जगह पे d बाई v1 प्लस d बाई v2, d कॉमन आएगा और नीचे बचेगा आपके पास, मतलब ऊपर है हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 डिवाइड में 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, और बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2v1 v2 डिवाइड में v1 प्लस v2, ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये आप इसको बोलोगे हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड को हम लोग नाम देते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। तो स्टूडेंट्स देखते हो आप, एवरेज स्पीड के एक तरीके से 3 रिजल्ट हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप दूसरे केस निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। एक कंडीशन क्या है आपकी, जब टाइम इक्वल हो तो ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब आपके पास डिस्टेंस इक्वल हो तो आपके पास हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड आ जाएगा। है सेम रिजल्ट से ही डेराइव किया हमने, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने से ही इनको डेराइव किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पीड है अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जैसे कि यहाँ पर वर्ड शामिल है इंस्टेंट। किसी भी बॉडी का जो स्पीड है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस स्पीड को हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हेन वी से स्पीड इट यूजुअली मीन इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब भी हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्हीकल के स्पीडोमीटर के अंदर नोट किया किसी व्हीकल का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उस टाइम पे ये एक इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं देख रहा हूँ। तो इंस्टेंट वर्ड मतलब कि जब टाइम अप्रोचेज हो, मतलब कि जीरो के आसपास, जीरो के आसपास का मतलब उसको जीरो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब टाइम मान लीजिए 0.01 सेकंड में मैंने ऐसा देखा, उस व्हीकल का स्पीड को नोट किया था, तो उस टाइम पे मैंने उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को रीड किया है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला फिर ये बन जाएगा, आप लिमिट डाल दोगे वहां पर कि टाइम अप्रोचेज था जीरो के, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा है या डी सिंबल है, डी सिंबल्स यूज फॉर चेंज। अब मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ, और अगली स्लाइड में मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा, और यहाँ कुछ ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता। वेलोसिटी आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देती है। तो वेलोसिटी में क्या है, एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी इसलिए क्या बन गई, एक वेक्टर बन गई। तो स्टूडेंट्स फिर आएगी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसा आपने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ मैं बोलूंगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पढ़ा था हम लोगों ने कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। फिर ऐसे ही आएगा एवरेज वेलोसिटी के बारे में, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और ऐसे ही होगी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप एक टेंजेंट से पता करते हो, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट O से मैंने एक स्टोन को थ्रो किया, then at point of projection the instantaneous velocity of stone is v1, A point पे v2, B point पे v3, C point पे v4. These are instantaneous velocities. And direction of these velocities can be found out by drawing a tangent on the trajectory at a given point.
तो ये देखो आपको समझ में आएगी ये बात जब आप ग्राफ पढ़ोगे यहाँ पर कि कैसे हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को समझते हैं। जब हम इसके ग्राफ को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टेंजेंटियल क्यों ली जाती है। A particle may have constant instantaneous speed but variable instantaneous velocity as here as in case of circular when a body is moving in uniform circular path। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी स्पीड v1 v2 v3 जो भी हम लेंगे वो स्पीड इक्वल है। बट here the instantaneous velocity is different at different points due to direction। क्योंकि आपको अभी यहाँ अगली स्लाइड में मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी मेरे पास से स्पीड के साथ डायरेक्शन के स्पीड प्लस डायरेक्शन मैंने लिख दिया इसको। अब स्पीड को अगर मैं बात करूं स्पीड तो मेरे पास क्या है वहां ऐसे केस में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है मैग्नीट्यूड है। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये तो कांस्टेंट स्पीड तो इसका मतलब आपका कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन क्या है अब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है। जैसे वही बॉडी है अगर आप यहाँ लोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे आप तो आपको पता चला है कि आप टेंजेंट डाल के डायरेक्शन पता करते हो अगर वो बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो यहाँ तो उसका डायरेक्शन ऐसे था इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला मुझे ऐसे डायरेक्शन मिला इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला मुझे ऐसे डायरेक्शन मिला इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला मुझे ऐसे डायरेक्शन मिला। तो जब हम क्या कर रहे हैं टेंजेंट डाल रहे हैं डिफरेंट पॉइंट पे तो डिफरेंट डायरेक्शंस मिली। तो अब क्या है डायरेक्शन बदल गया यहाँ पर तो इसलिए इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी था वो बदल गया। लेकिन ये क्या रहा इंस्टेंटेनियस स्पीड ये कांस्टेंट रहा। उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि कैसे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट है लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है क्योंकि वहां डायरेक्शन अलग है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक फंक्शन है टाइम का और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये है मुझे वेलोसिटी पता करना है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा। तो वेलोसिटी v हमारे पास होगा dx by dt से और a नोट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस a1t है। t का डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन के बारे में मैथमेटिकल टूल्स में तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 तो इसका मतलब माइनस a1 बचा है यहाँ पर और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t तो 2a2t आ जाता है। ये अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है और आप टाइम को रख के यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन का पता है तो आप ये कंपैरिजन भी समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं दोनों की यूनिट सेम होगी दोनों की डायमेंशन सेम होगी ठीक है। और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम इंटरवल ओवर व्हिच इट इज डिफाइंड। फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी सिंगल वैल्यू जैसा कि मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर आप जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट की सिंगल वैल्यू को पाओगे और उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर मैं पाथ चेंज करता हूं मैंने A से B पहुंचाया इसको ऐसे या मैंने जैसे करो पाथ ऐसे मत बनाया था तो अब अगर मैं यहाँ डिस्टेंस देखूंगा तो अलग अलग है लेकिन डिस्प्लेसमेंट A से B एक ही है। तो इस तरीके से जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है वो एक सिंगल वैल्यू है। इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन जैसा कि आपको पता था कि जब कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस लौट कर आएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जैसा कि आपको बताया गया था डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता नेगेटिव नहीं होता ऐसे ही एवरेज स्पीड भी कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेलरेशन टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर है ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल a लेंगे हम लोग यहाँ पर
स्मॉल a के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे और इसको लिखेंगे dv वेक्टर बाय dt। आपको बता दिया था d बाय dt का मतलब है टाइम के अनुसार वेलोसिटी में चेंज, यानी कि d बाय dt टाइम के अनुसार चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो देयर आर थ्री पॉसिबल वे टू विच चेंज इन वेलोसिटी में अकर। अब यहां चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में चेंज तीन तरीके से हो सकता है। पहला तरीका बताया व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, जैसा कि आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले केस में था, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग थी, तो इसका मतलब एक एक्सीलरेटेड मोशन है। और आप पाओगे यहां जो एक्सीलरेटेड मोशन होगी, जो एक्सीलरेशन होगा वो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम पे। तो समझ में आ गया होगा आपको कि व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, एक्सीलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी हो सकता है। जैसे अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूं तो मुझे पता है जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा इसका स्पीड बढ़ेगा, तो आप देख रहे हो यहां मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ऊपर की तरफ थ्रो किया तो भी स्पीड का मतलब कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो जब सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो उस टाइम पे भी वो एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी बोला गया। When both magnitude and direction of velocity changes, जब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो। फॉर एग्जांपल यहां आपको स्लाइड पर मिलेगा ये वाला एग्जांपल, ए पॉइंट पे या ओ पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है वो ए पॉइंट से अलग है, बी पॉइंट का ए पॉइंट से अलग मैग्नीट्यूड है, और आप देख रहे हो डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे डायरेक्शन भी चेंज होगा प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, this does not necessarily imply that the particle is moving in straight line। देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पर, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल दिया इसने कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास इस चीज का एग्जांपल है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे जो एक्सेलरेशन लेंगे हम लोग वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे या उसके कंपोनेंट्स लेंगे जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा हमेशा, कोई जरूरी नहीं है ये। हाँ ये याद रखना, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, उस टाइम पे उसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है। यहां मैंने यूनिफॉर्म मोशन बोला है, नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब दोनों में से एक चीज अनइक्वल लिया जाएगा। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा। फॉर ए मूविंग बॉडी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहां इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का और या जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल थीटा 90 डिग्री है, कब? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जैसा आपको बताया गया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस तरफ है और यहाँ एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? एक 90 डिग्री का एंगल आ जाता है। इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा इज वेरिएबल फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देख रहे हो जब कोई बॉडी को हम थ्रो करते हैं मान लो और वो ऐसे पाथ को अगर फॉलो करे तो आप देखोगे कि यहाँ उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे रहेगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। बट वेलोसिटी का डायरेक्शन आप यहाँ से कैसे दिखाओगे? टेंजेंट डाल के दिखाओगे।
अब आप देख रहे हो वहां भी डायग्राम में देख सकते हो साफ तौर पे आप थीटा वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, कभी ये एंगल था, कभी ये एंगल था, कभी ये वाला एंगल था, तो इसका मतलब थीटा भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। If a force vector F acts on a particle of mass m by Newton's second law, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स वेक्टर बाय में मास m आ जाएगा। और एक्सेलरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन भी लिख सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हो आप, या टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से लिख सकते हो। ये आया कैसे होगा, एक्सेलरेशन a हमारे पास टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर है, और आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी का जो रिजल्ट था टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम लोग। जब आपने d को d से मल्टीप्लाई किया तो d स्क्वायर बन गया, dt को dt से मल्टीप्लाई किया तो dt का स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी एक्सेलरेशन बोलेंगे, या सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी भी हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। इफ वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, जैसे एक्सेलरेशन का रिजल्ट हमारे पास ये, मैं dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं इसको यहाँ पर, तो फिर मैंने इंटरचेंज कर लिया dt को dx को। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, a हमारे पास dv/dt है, आप इसको dx से मल्टीप्लाई कीजिए, dx से ही डिवाइड कीजिए, सॉरी dx से ही हमें इसको डिवाइड करना है। तो अब आप इनको इंटरचेंज कर लीजिए, तो हमारे पास क्या होगा, dx/dt वेलोसिटी भी बन गया, बचा क्या dv/dx। तो यानी कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो पोजीशन के अनुसार चेंज हो रही है, तो जो वेलोसिटी पोजीशन के अनुसार चेंज होगी तो भी वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है, एक्सेलरेशन a प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट है, इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर ए टाइम t1 बाय एक्सेलरेशन a1, अगर कोई पार्टिकल टाइम t1 के लिए एक्सेलरेट है a1 एक्सेलरेशन के साथ, और टाइम t2 के साथ एक्सेलरेट है a2 एक्सेलरेशन के साथ, तो वहां एवरेज एक्सेलरेशन ये होगा, आप यहां पर टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकाल लोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम से। नेक्स्ट आपके पास अगर इफ ए सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses m1 and m2 separately, then it produce acceleration a1 and a2। बाय मिस्टेक यहाँ a1 a2 नहीं लिखा है, यहाँ a1 एक्सेलरेशन है और यहाँ a2 एक्सेलरेशन है, ये m2 मास है, ये m1 मास है। हमने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट मास के, दोनों पे सेम फोर्स लगा दिया है। पहले वाले पे एक्सेलरेशन a1 आया जो कि F/m1 निकाला जाएगा, दूसरे वाले पे एक्सेलरेशन a2 है जो कि F/m2 लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। उसके बाद क्या किया गया, दोनों ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया गया एक दूसरे के साथ, और फिर से मतलब कि कंबाइंड सिस्टम बना दिया गया और सेम फोर्स लगा दिया, F फोर्स ही लगाया है। अब मैंने क्या किया, जो m1 मास है और m2 मास है, दोनों को अटैच किया, सेम फोर्स लगाया और एक कंबाइंड सिस्टम को एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। तो आपको पता है टोटल फोर्स यहाँ पर होगा हमारे पास मास m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन a, और एक्सेलरेशन a की जो वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ से वो आ जाएगी F/m1 प्लस m2। तो कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन हमारे पास ये है। अगर मैं यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू को लिख दूं, m1 और m2 की वैल्यू को लिख दूं, तो मेरे पास कंबाइंड सिस्टम के एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। मतलब देखो m1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, F/a1, m2 की वैल्यू क्या आएगी, F/a2। मुझे यहाँ रखना है, आपको पता है F से F कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास ये इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। जैसा आपको पता है वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, वैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा वेलोसिटी का टाइम के अनुसार इंक्रीज होना, जीरो का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का टाइम के अनुसार डिक्रीज होना। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, डिसेलरेशन भी बोल सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एसआई सिस्टम में ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और एफपीएस सिस्टम में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाएगा। अब आता है मेन जो हमारा जिस पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। During motion of the particle, its parameter of kinetical analysis change with time. This can be represented on the graph. Position time graph is plotted by taking time t along x-axis, position of particle on y-axis. मैंने यहाँ क्या किया है, इस x-axis में टाइम को लिया है और y-axis में पोजीशन को लिया है, और u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, r मैंने पोजीशन ले लिया। तो देखिए अब होगा क्या, मैं कंसीडर कर रहा हूं जब जीरो पोजीशन थी, मतलब कि ओ पॉइंट पे थे, इनिशियल पॉइंट पे थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, तो पोजीशन भी जीरो है, टाइम भी जीरो है। लेकिन मैं जब टाइम t1 पे पहुंचा तो मेरे पास पोजीशन आ जाती है y1, तो अपने पास हम a पॉइंट पर आ गए, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैच करा दिया। ठीक है, जैसा कि आपको डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको इस ग्राफ के बारे में समझ में आए, क्योंकि मैंने ये ग्राफ बनाया। तो अब मैं बात करता हूं, मैंने क्या किया, यहाँ टाइम t1 पे देखा पोजीशन आपके पास y1 है और हम a पॉइंट पे है इस दौरान, और टाइम t2 के दौरान में पोजीशन y2 पे है और मैं b पॉइंट पर हूं इस दौरान। तो जब मैं क्या करता हूं कि अगर यहाँ प्रैक्टिकली बात करूं, मेरे पास ये वाला जो पोजीशन है b पॉइंट तक का पोजीशन वो है y2 पोजीशन, और C पॉइंट तक का जो पोजीशन है वो है y1 पोजीशन, but this position is the difference of these two positions, and this is equal to y2 minus y1, and this is the displacement here, and from A to B time interval is t2 minus t1, and from O to here the time is t2, and O to here the time is t1, and this is the time interval t2 minus t1, जो कि यहां से आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो एक ट्रायंगल बन चुकी है, और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है अगर इस ट्रायंगल में मुझे टेंजेंट निकालना पड़ जाए तो मेरे पास वो जो टेंजेंट होगा वो कैसे निकालूंगा मैं, परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दूंगा बेस से। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, बेस क्या है, टाइम इंटरवल, और जैसा कि हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये अपने पास किसका रिजल्ट आ जाएगा, वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि कैसे हम इस तरह के रिजल्ट को डेराइव करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ ऐसे ग्राफ में जो आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, उस पोजीशन टाइम ग्राफ में जो भी टेंजेंट होगा उसको हम यहाँ स्लोप बोलेंगे, और वो स्लोप आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो इसलिए बोला गया था जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना वो टेंजेंटियल होती है। एक जगह आपको बोला गया था कि जब आप क्या करते हो किसी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, तो जो मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा तो वो मेरे पास किसकी डायरेक्शन बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ बोला था टेंजेंटियल टू द पाथ फॉलोड, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी था कि मैं आगे आप लोगों को इस बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट होगा, वो आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट, अब ये वेरियस ग्राफ्स, और थोड़ा सा आपको पता चला, इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे मैं इसी रिजल्ट से सारा जो भी ग्राफ होंगे वो सब सॉल्व करूंगा। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ग्राफ बड़े मुश्किल होते हैं। ग्राफ प्रैक्टिकली बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। और वो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं
वेलोसिटी v हमारे पास है टेंजेंट थीटा के बराबर, और कौन से ग्राफ में? पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। अब आपको देखना है टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। टेंजेंट 0 डिग्री हम बोलते हैं 0 के बराबर होता है। फिर मैं टेंजेंट 30 डिग्री की बात करूं तो जैसे आपको पता है साइन 30 डिग्री को डिवाइड कर दीजिए कोस 30 डिग्री से, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1/√3। फिर उसके बाद जैसे आप बात करोगे यहाँ टेंजेंट 45 डिग्री को साइन 45 डिग्री को डिवाइड कर दीजिए कोस 45 से, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है साइन 60 डिग्री को डिवाइड करूँगा कोस 60 डिग्री से, यानी कि √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी √3। और लास्टली मैं बात कर लूँ किसके बारे में? टेंजेंट 90 डिग्री के बारे में, यानी कि साइन 90 डिग्री 1 को डिवाइड कर दिए कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री होता है 0, ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि पता ही नहीं कितनी अनडिटरमाइंड वैल्यू मैथमेटिक्स के अनुसार। अगर मैं बात करूँ जैसे जैसे एंगल बढ़ा टेंजेंट की वैल्यू बढ़ गई, जैसे जैसे एंगल बढ़ा टेंजेंट की वैल्यू बढ़ती गई, इंक्रीज हो गई। अब आपको ये टेबल यहां अप्लाई कर देनी है, आपके ग्राफ सॉल्व हो गए। जैसे फर्स्ट ग्राफ हम देख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के एक पैरेलल लाइन है। टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो आप स्लोप डाल लीजिए। आप देखोगे स्लोप डालूंगा तो थीटा की वैल्यू बार बार मेरे पास 0 डिग्री आएगी। आप ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, जितने भी पॉइंट कंसीडर करोगे सब पॉइंट्स पे थीटा आपको 0 नजर आएगा। थीटा क्या है एक्चुअल में? आप इसलिए स्लाइड लिख लीजिए, थीटा टाइम एक्सिस के साथ जो ये स्लोप लाइन है ए बी, इसने जो एंगल बनाया है ये थीटा है अपने पास। अब यहां तो थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। और जैसे कि मुझे पता है टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए इस केस में वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। इसीलिए ऑब्जेक्ट इसमें बोला रहेगा, रेस्ट में बोला रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आ जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा अपने पास? अगर टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि थीटा वहां पर 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री? आप देखोगे यहां मैं टेंजेंट डालता हूं तो ये टेंजेंट गया ऐसे, टाइम एक्सिस है ऐसे, एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। एंगल जब 90 डिग्री हो तो आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। वेलोसिटी ऐसे केस में कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वेलोसिटी का हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट डिवाइस नहीं है, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की भी बात करूं तो हमारे पास फिलहाल लाइट की स्पीड है मैक्सिमम। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड का कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, होते हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। जैसे ब्लैक होल का कंसेप्ट आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है ये वाला ग्राफ देखोगे आप। इस ग्राफ में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, जहां से भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, हर बार मैं देखता हूं यहां एंगल की वैल्यू थीटा यानी कि कांस्टेंट है। दिस एंगल इज द एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री है। और ऐसे केस में आप देख रहे हो कि थीटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप कहोगे ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब नेक्स्ट केस में आ जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं हम लोग। अब मैं एक टेंजेंट यहां लेता हूं इस पॉइंट पे, एक टेंजेंट मैंने यहां लिया, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट दिखाता हूं ऐसे, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट दिखाया ऐसे, और आप क्या करोगे? टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखाओगे। ये एंगल आ गया θ1 एंगल, ये एंगल आ गया θ2 एंगल। आप देख सकते हो θ2 ज्यादा है किससे? θ1 से, मतलब एंगल इंक्रीज हो गया। जब एंगल इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे हम कहेंगे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब एक एक्सेलरेटेड मोशन हो सकती है हमारे पास। फिर मैं यहां टेंजेंट लेता हूं, एक टेंजेंट मैंने ऐसे डाला, एक टेंजेंट मैंने ऐसे डाला, और फिर मैं टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखाऊंगा
तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ये देगी रिजल्ट मुझे, ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल है। अब θ1 ज्यादा था θ2 से, मतलब एंगल डिक्रीज हो गया। जब एंगल डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया जा चुका है टेंजेंट थीटा के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, टेंजेंट थीटा के घटने से वेलोसिटी घटेगी। तो लाइन बेंडिंग, हाँ थोड़ा सा ये याद रखना, लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस हो तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होता है। अगर मान लो कुछ कंसेप्ट ध्यान ना रहे, बस ये बात भी ध्यान रख लेना, अगर लाइन बेंड होना शुरू हो जाए टाइम एक्सिस की तरफ तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होगा। दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो पार्टिकल यहां एक तरीके से रिटार्डेशन है, बिकॉज हियर वेलोसिटी गेट्स डिक्रीज, हियर वी गेट नेगेटिव एक्सेलरेशन, हियर वी गेट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ग्राफ सेम है ऊपर वाला। तो अब यहां आ जाते हैं हम लोग। थीटा आपके पास कांस्टेंट है बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ को यहां ड्रॉ करता हूं। एक ऐसी लाइन दिखा रखी है आप लोगों को, यहाँ आप अलग अलग पॉइंट लेते हो, ये ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया, यहां से आप टेंजेंट डाल दीजिए। जब मैं टेंजेंट डालूंगा, एक टेंजेंट मान लो मैंने ऐसे ले लिया, दूसरा टेंजेंट मैंने ऐसे ले लिया, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखाता हूं मैं, और टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखाओगे आप तो आप एंगल ये वाला देखोगे यहाँ इस टाइम पे, क्योंकि डायरेक्शन के साथ रिलेट होता है एंगल ये वाला। और ऐसी कंडीशन में एंगल क्या हुआ, थीटा करेक्ट है किससे, 90 से, यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। और आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस के अनुसार चलते हैं हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल थर्ड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो जब आप बात करते हो यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। तो जब हम इस रेंज में हो, इस दायरे में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल वाली कंडीशन में आ जाए, तो ऑब्ट्यूज एंगल वाली कंडीशन में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है साइन थीटा या उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका मतलब हम उस दौरान कौन से क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और लाइन विद नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट्स दैट पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये पार्टिकल यहाँ अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, आप खुद भी देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर ये मान लो 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ ये 30 मीटर है पोजीशन, तो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आपका फाइनल ये होगा, इनिशियल ये होगा, 30 में से माइनस करोगे 40 को तो -10 आ गया। तो हो सकता है ऐसे ग्राफ में बार बार जो डिस्प्लेसमेंट आ जाए वो माइनस में आए, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू के साथ आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, एक नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्लोप्स रिप्रेजेंट दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल। जैसे O से A तक एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट है द ग्राफ शो दैट एट वन इंस्टेंट द पार्टिकल हैज टू पोजीशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। जैसे मान लो पर्टिकुलर मैं यहाँ एक टाइम फिक्स कर देता हूँ, इसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ और यहाँ क्या हो सकता है, एक ही टाइम पे एक पार्टिकल दो जगह पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक ही टाइम पे एक पार्टिकल का दो पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रैक्टिकली अगर मैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करता तो ये संभव नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, दिस ग्राफ शो दैट पार्टिकल कमिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ आया और फिर से ओरिजिन से दूर गया, ठीक है। Next is the graph is plotted between distance and time, that it is always an increasing curve and it never come back to origin because distance never decrease with time। अगर ये ऐसा कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो डिस्टेंस ऐसे चेंज हुई फिर ऐसे चेंज हुई, तो डिस्टेंस आपको जैसे
जैसा कि पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है, डिस्टेंस हमेशा हमेशा इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस में कभी भी डिक्रीज नहीं होगा टाइम के अनुसार, तो ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फॉर टू पार्टिकल्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद स्लोप θ1 θ2, अगर दो स्लोप है तो उनकी वेलोसिटीज का रेशो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। और जो भी हाल फिलहाल में हमारा एग्जाम हुआ है, एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन था भी हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप ध्यान से देखना कि अगर हम बात करें यहाँ पर एरिया कवर्ड बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, तो जो एरिया कवर्ड होगा वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ में वो एरिया डिस्टेंस है। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी एरिया होगा वो अपने पास डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी इनटू में टाइम आपको फॉर्मूले के अनुसार मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस तो क्या होगा, जितने भी एरिया उन सब का मैग्नीट्यूड ऐड कर दोगे आप, उन सब का मैग्नीट्यूड ले लोगे। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, अगर आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट है तो पॉजिटिव लिखोगे आप, नेगेटिव रिजल्ट है तो नेगेटिव लिख दोगे। अगर अपने पास होता है यही एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखोगे जैसा पिछले केस में आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़ा है, वहां से ये रिजल्ट था डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन वेलोसिटी होगा यहां पर, और ये रिजल्ट आपके पास टाइम इंटरवल होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी को जब आप टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे तो वो रिजल्ट क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो ये स्लोप ए बी है, ये स्लोप ए बी आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन इसमें जो ये सारा का सारा एरिया होगा, ये सारा का सारा एरिया हमें किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। आगे सेम ग्राफ है जो आपको पहले बताए जा चुके हैं। अगर आप जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ था तो वो टेंजेंट के अनुसार निकाल रखा था। अब आपको पता है यहाँ जो टेंजेंट है वो एक्सेलरेशन है कौन से ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाती है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको जीरो एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट बताएगी। अगर टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आए तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है, वेलोसिटी वहां पर इंक्रीज हो रही है, थीटा वहां पर 90 डिग्री है, और ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक थीटा कांस्टेंट वैल्यू के साथ आए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वहां पर इंक्रीज होगी यूनिफॉर्मली विद टाइम। लाइन विद कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हम इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कांस्टेंट होगा, नॉट वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास थीटा अगर इंक्रीज हो तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है, थीटा अगर डिक्रीज हो तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ऐसे आपके पास पोजीशन कांस्टेंट, सॉरी पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, थीटा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन लेस देन 90 है, ये याद रखना। अभी बताया था आपको, आप यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इस ग्राफ में, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इस ग्राफ में, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ नेगेटिव थी यहाँ से। इस ग्राफ में क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, थीटा यहाँ भी 90 डिग्री है, और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की यहाँ से है, यानी कि पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्योंकि थीटा यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, थीटा यहाँ पर ग्रेटर है 90 से, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स पे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, यानी कि अगली जो वीडियो रिलेटेड है वो बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल पे रहेगी। आज की वीडियो में बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स के बारे में मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी टॉपिक्स हैं वो समझ में आए हैं, और आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सभी का धन्यवाद।